हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बीएसटी के बारे में और चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने पहले वाली अपनी वीडियो के अंदर आपसे ऑलरेडी मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अगर आप चाहें तो मेरी वो वाली वीडियो को भी एक बार जाके देख सकते हैं। आज का जो हमारा पॉइंट इन इशू है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट करने के पीछे के रीजन क्या है, मतलब हम मैनेजमेंट आखिर क्यों करते हैं, मैनेजमेंट करने से क्या हासिल हो सकता है। तो उसको हमने 3 पार्ट्स के अंदर रखा हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि मैं वन बाय वन इसके बारे में आपसे बात करूं। तो आइए देखें, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का, वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या फिर उसे हम कभी कभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर मैनेजमेंट या कोई भी कंपनी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं तो उसमें उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ क्या सोचता है। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में तो इसका मतलब है कि इसमें मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसमें उसको कस्टमर से, अपने एम्प्लॉइज से कोई मतलब नहीं होता। इस वाले ऑब्जेक्टिव के अंदर मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 तरह की स्टेजेस के बारे में मैंने लिखा हुआ है और आपकी बुक्स के भी अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहली स्टेज क्या आती है किसी भी मैनेजमेंट के बारे में? कोई भी मैनेजमेंट सबसे पहले किस तरह का ऑब्जेक्टिव अचीव करने की सोचता है? सबसे पहले वो मार्केट में सर्वाइवल के बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है और अभी अभी आई है मार्केट के अंदर, तो वो आते ही प्रॉफिट कमाने की नहीं सोचेगी। वो ऐसा नहीं सोचेगी, या आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जैसे ही हम मार्केट के अंदर आए हैं तुरंत हमें प्रॉफिट कमाने को मिल जाए, या कस्टमर हमारे पागल हो जाए, हमारे पीछे हमारे फैन बन जाए। ऐसा नहीं होता सर। सबसे पहले बिजनेस मार्केट में सर्वाइव, मतलब सांस लेने की सोचता है। अगर मैं दूसरे वर्ड्स में आपसे बात करता हूं तो इसका साफ सा मतलब होता है कि इसमें मैनेजमेंट एटलीस्ट उतना कमाने का सोचता है जितना उसने लगा दिया, मतलब मार्केट से अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की सोचता है। ओके सर, अगर किसी कंपनी ने अपनी पहली वाली स्टेज को पार कर लिया तो फिर उसकी अगली स्टेज कौन सी होती है? फिर आती है प्रॉफिट की स्टेज। इसका मतलब होता है कि अब एटलीस्ट कोई भी बिजनेस, कोई भी मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करता है कि हम ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ उतना ही ना कमाएं जितना हमने लगा दिया, हम एटलीस्ट उसके ऊपर भी कमाएं। मतलब अब वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के बारे में सोचता है। जितना हमारी कॉस्ट लग चुकी है एटलीस्ट अब हम उसके ऊपर कमाना स्टार्ट तो करें। अगर हम जिंदगी भर उतना ही कमाते रहेंगे जो हमने लगा दिया तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या हुआ? एटलीस्ट मतलब सेकंड स्टेज के अंदर पहले आप सिर्फ मार्केट से अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की सोचते हो। सेकंड स्टेज में आने के बाद आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने की सोचते हो, जितना लगाया उसके ऊपर तो कमाया जाए। ओके सर, सेकंड स्टेज को अचीव करने के बाद फिर बिजनेस सीधा ग्रोथ करने की सोचता है। इसका मतलब है कि अब हमें जगह जगह पे अपने ब्रांचेस को खोलना है, अब हमें जगह जगह की मार्केट को कैप्चर करना है, एक कस्टमर बेस को हमको बनाना है। ध्यान रखिएगा, पहली वाली स्टेज के अंदर मेहनत सबसे ज्यादा होती है और इसके अंदर आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत कम होते हैं। सेकेंड स्टेज में आने के बाद थोड़ी सी आपकी मेहनत पहले से कम हो जाती है, लेकिन मेहनत सेकंड स्टेज के अंदर भी आपको लगातार करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं थर्ड स्टेज की बात करता हूं, इसके अंदर मैनेजमेंट मेहनत कम करता है लेकिन इसके अंदर इनको रिटर्न्स काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए उनको सालों की मेहनत करनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम्स में आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को पहले प्लान करता है। मतलब पहले अपने बारे में सोचता है कि हम मार्केट के अंदर से पैसा कैसे कमा सकते हैं। जब तक मैनेजमेंट को ही प्रॉफिट नहीं हो रहा तो फिर वो समाज के बारे में या कस्टमर के बारे में सोचेगा कैसे? सर, पहले वो खुद के बारे में सोचता है। तो ये 3 स्टेजेस से उसको निकलना होता है। ओके सर, क्या अगर कोई मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है तो क्या उतना काफी है? नहीं सर, आपको फिर सेकंड वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में भी सोचना पड़ता है। क्या लिखा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। ध्यान से पढ़िएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज।
अब मैनेजमेंट को यह भी सोचना है कि वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं। क्यों हम समाज के बारे में क्यों सोचें, सोसाइटी के बारे में हम आखिर क्यों सोचें? वो इसलिए सोचना है आपको क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए रिसोर्सेज कहां से मिल रहे हैं? समाज से मिलते हैं। आपको बिजनेस करने के लिए मैन पावर कहां से मिल रहा है? समाज से मिलता है। आपको बिजनेस करने के लिए लैंड कहां से मिलता है? आपको मार्केट कहां से मिलती है? सर ये सब चीजें हमें समाज से मिलती हैं। तो इसलिए आपको समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जिनके ऊपर बिजनेस को ध्यान देना होता है। पहली चीज, इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ द प्रोडक्शन। आप अपने बिजनेस को करने के लिए जब आप सामान को बनाते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ऐसे मेथड का यूज करिए जिससे आपका एनवायरमेंट पॉल्यूट या डिग्रेड ना हो। आप ऐसी मशीनरीज का इस्तेमाल ना करें जो ज्यादा आवाज करती हो, जिनसे ज्यादा धुआं फैलता हो, या जिनसे आपका लैंड या एयर ज्यादा पॉल्यूट होता हो। सर क्योंकि बिजनेस करने का परमिशन आपको मिला है, यह बात सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप पैसा कमाने के चक्कर में जो एनवायरमेंट है आप उसको डैमेज करोगे, उसे खराब करोगे। ऐसा नहीं होता। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत जल्दी गवर्नमेंट की निगाह में आते हो। ओके, इसके बाद क्या लिखा है? रीजनेबल प्राइसेस। आप जो भी सामान बेचते हो ना सर, उसका एक प्राइस ऐसा रखो जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर आप सामान को महंगा बेचोगे तो पहली बात तो यह है कि आपका डिमांड ही लो हो जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ाते हो वैसे वैसे आपका डिमांड कहीं ना कहीं फॉल करेगा। और इसके अलावा आपको यह भी सोचना चाहिए कि हमारा सामान ऐसा हो, इतना सस्ता तो हो एटलीस्ट, जिसको गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सकता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर लिखता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपको लोगों के लिए रोजगार भी निकालना होगा, आपको उन्हें काम देना होगा। सर देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं। हम मानते हैं कि आप सबको काम नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट आपको जहां लगता है कि जहां पे नौकरियों की जरूरत ज्यादा है, आप एक अपनी ब्रांच वहां खोल सकते हो ना सर, ताकि वहां के लोगों को भी काम मिले, ताकि उनकी फैमिली को भी एक अच्छी लाइफ मिले। और अगर आप ऐसा करते हो तो ट्रूली स्पीकिंग गवर्नमेंट भी आपका साथ देगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को देना असल में गवर्नमेंट का ही काम है, और आप गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपका साथ देगी। गवर्नमेंट आपको लैंड के ऊपर क्या पता कि छूट दे दे, डिस्काउंट में आपको लैंड दे दे, आपके टैक्सेस को माफ कर दे, या कुछ साल तक टैक्सेस आपसे मांगे ही ना, या कम कर दे, जमीनें सस्ती आपको दे दे, वाटर आपको जो पानी होता है मे बी कि गवर्नमेंट उसके ऊपर भी आपको छूट दे सकती है। तो ऐसा करने से सर बेनिफिट तो आपको होगा अगर आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हो, स्पेशली रिमोट एरियाज के अंदर, जो गांव के काफी बैकवर्ड एरियाज होते हैं, उनके अंदर आपकी ब्रांचेस का खुलने का मतलब है वहां के लोगों को रोजगार मिलना, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। ओके, और लास्ट है, सामान ऐसा बेचिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। कंज्यूमर आपको पैसे दे रहा है तो वो उम्मीद भी करता है कि उसके बदले उसको सामान अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। अगर आपने हेरा फेरी करने की कोशिश करी, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अगर आपने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, तो सर कंज्यूमर पागल नहीं है। आप उसको एक बार पागल बना सकते हो सर, वो बार बार नहीं बनेगा। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट भी फिर आपके सामने आ जाएगी, आपके बिजनेस के अंदर लगातार इंटरफेयर करेगी, क्योंकि आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बेचते, पैसा पूरा लेते हो कस्टमर से, लेकिन सामान उसके बराबर की क्वालिटी का सर आप नहीं बेचते। तो सरकार बहुत जल्दी आपके बिजनेस के ऊपर बैन लगा सकती है, आपके ऊपर कोर्ट के अंदर केस हो सकता है, आपका नाम खराब हो सकता है, मीडिया के अंदर आपका नाम आ जाएगा। क्या फायदा, आपका बिजनेस डूबेगा। तो क्यों ना हम अच्छी क्वालिटी का सामान बना के बेचें जिसे कंज्यूमर यूज करे, और ऐसा करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी तो होंगे, एक कस्टमर बेस बनेगा आपका। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। सर हमने मैनेजमेंट ने इसमें अपने बारे में सोच लिया, हमने समाज के लिए भी काफी कुछ सोच लिया, लेकिन उनके बारे में कौन सोचेगा जो आपके यहां पे काम करते हैं। हम एम्प्लॉइज की बात कर रहे हैं सर, जो लेबर काम कर रही है ना फैक्ट्री में आपके लिए, उसके बारे में क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? मैनेजमेंट सोचेगा सर, और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके दो नाम होते हैं, एक होता है पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव,
दोनों का मतलब एक ही होता है कि इसमें हम अपने एम्प्लॉयज, अपने मैन पावर के बारे में सोचते हैं। पहला, आप अपने एम्प्लॉयज को सर ट्रेनिंग अच्छी दो और उनका डेवलपमेंट करने की सोचो। देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। ये हम आएंगे जब एक चैप्टर आएगा बीएसटी के अंदर, एक उसका नाम है स्टाफिंग, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम ऊपरी तौर पे जान रहे हैं कि अगर आप अपने मैन पावर को, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग अच्छी देते हो सर, तो ऐसा करने से उनकी स्किल्स अच्छी होंगी, उन्हें काम करना आएगा और उन्हें फ्यूचर में ग्रोथ करने में आसानी होगी। तो ये करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनका अपलिफ्टमेंट आप करेंगे क्योंकि वो आपको ही पैसा कमा के देते हैं। ओके, गुड वर्किंग कंडीशंस। आपके यहां पे लेबर काम करती है, फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है। लेबर अगर काम करती है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि वहां पे वर्किंग जो कंडीशंस है वो ऐसी हो जिसमें उन्हें काम करने में प्रॉब्लम ना आए। वेंटिलेशन प्रॉब्लम जो है अच्छा हो। जो गैस निकलती है, बहुत बार जो स्मोक निकलता है, उसको बाहर निकलने की जगह प्रॉपर होनी चाहिए, वरना आपका लेबर बीमार हो सकता है, काम पर नहीं आएगा, छुट्टी मारेगा या काम छोड़ के भाग जाएगा, तो आपका नुकसान है सर। अच्छा, इसके अलावा क्या है सर? इसके अलावा आपको प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई लेबर काम कर रही है फैक्ट्री के अंदर तो कहीं उसके साथ में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि उसकी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो वही अपने घर में एक अर्निंग मेंबर हो सकता है। इसके अलावा एडिक्वेट सैलरी, यार कम से कम पैसे तो कम से कम उनको सैलरी या वेजेस इतनी तो दो कि कम से कम वो अपनी बेसिक नीड तो कम से कम पूरी कर सके। आप उन्हें इतना कम देते हो अपनी कॉस्ट को बचाने के चक्कर में कि वो अपनी 2 टाइम की रोटी भी उनके लिए खाना बड़ा मुश्किल है। वो अपने बच्चों को सही से एजुकेशन भी नहीं दे पा रहे, कपड़े भी वो ठीक से नहीं पहन पाते, रहना मुश्किल है उनके लिए। तो ऐसी सैलरी का देने का क्या फायदा? कितने टाइम तक वो आपके साथ में काम कर पाएगा सर? सोचने वाली चीज है। तो आपको उनके बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, और ये भी पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। और लास्ट है पीयर रिकॉग्निशन। जिनके बीच में वो काम करते हैं ना सर, जिनके साथ में वो काम करते हैं, उनके बीच में उनको एक अलग पहचान मिलनी चाहिए, जैसे कि एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अगर आपके कंपनी में, मैनेजमेंट में किसी एम्प्लॉय ने या लेबर ने अच्छा काम करा है तो उसकी तारीफ करने में हर्ज क्या है? और वो तारीफ आप सबके सामने करिए ना यार। ऐसा करने से क्या होगा, उसको एक मतलब एक अच्छी फीलिंग आएगी और उसका नाम बनेगा। और जो लोग अब तक एफर्ट लगा के काम नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी अब मोटिवेट होंगे कि अगला नंबर उनका हो सकता है, उनको भी एक अलग पहचान जो है कंपनी से मिल सकती है। मैगजीन के अंदर आप उनका फोटो निकाल सकते हैं ताकि उनकी तारीफ हो सके, उनका एप्रिसिएशन हो सके। सिर्फ पैसों से ही मोटिवेशन नहीं होता सर, आप ऐसा करने से भी उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो ये था हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। तो ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे हम केस स्टडीज के ऊपर भी आएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि अगर कोई केस स्टडी आ गया तो आपको अटेम्प्ट करना कैसे है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।